बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एहसास तो मुझे हमेशा से रहता था कि ये बेरौनक इलाका है और ये महसूस होता है जैसे आसमानी नहोस्तों ने यहाँ बसेरा कर रखा है। एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। कई दरख्त तालाब के आसपास मौजूद थे। आम हालात में एक खुशनुमा इलाका होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों इस पर नहुसत नाजिल थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। एक अजीब वीरान सा मैदान फैला हुआ था और इस मैदान में ये तालाब भी मसनूई सा ही महसूस होता था। लेकिन एक बात और भी मैंने महसूस की थी, वो ये कि तालाब के पानी से हल्की हल्की नागवार बदबू उठ रही थी, जैसे पानी सड़ा हुआ हो। हालांकि न इस पर काई थी और न ही वो दूर से या करीब से गंदा नजर आता था। शायद एक कुदरती गंदगी ही इसमें मौजूद थी। दरख्त भी अच्छे खासे फैले हुए थे, लेकिन कुछ अजीब से रंग के। इनमें वो सब्ज रंग था ही नहीं जो दरख्तों का रंग होता है। बस ये मेरे महसूसात थे जिन्हें मैंने महसूस किया। बूढ़े ने मुझे एक जगह बताई और कहा, ये वो जगह है जहाँ बैठकर तुझे जाप करना है। ये जगह एक दरख्त के तने के पास थी और दरख्त का पूरा साया इस जगह फैला हुआ था। बूढ़े ने कहा, जब तू जाप कर रहा हो तो तेरे मन में कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए। और सुन बात, कुछ भी हो जाए, जाप के दौरान इस दरख्त के साए से निकलने की कोशिश मत करना, वरना नुकसान उठाएगा। जी गुरु महाराज, इसके अलावा एक बात तुझे और भी बता दूं, वो ये कि यहाँ जो कुछ भी हो तुझे इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कैसे ही तेरा मन तड़पे, मगर तुझे अपनी जगह से हिलना नहीं है जब तक कि जाप पूरा न कर ले। समझ रहा है ना? मुझे ये अल्फाज कितनी दफ़ा दोहराने होंगे? 271 दफ़ा। ये तो अहम बात थी जो मैंने आपसे पूछी ही नहीं गुरु महाराज। न पूछता तो मैं तुझे खुद बताता। 271 दफ़ा दोहराने के बाद मुझे यहाँ से उठ जाना होगा। हाँ, जब तू अपना ये जाप पूरा कर ले तो आराम से उठ जाना, फिर तेरी मर्जी है। मगर सुन, इसके बाद भी यहाँ जो कुछ होता है इसमें दखल मत देना। एक बार फिर कहता हूँ कि तेरा मन तड़पेगा, तू चाहेगा कोई काम करे, लेकिन यहाँ कुछ मत करना, ये समझ लेना अच्छी तरह। और गुरु जब कोई हुक्म देता है तो इसकी पाबंदी करना होती है। मैं जानता हूँ गुरु महाराज, तो फिर अब मैं चलता हूँ। आज ही से ये जाप शुरू कर दो। हाँ, बस आज ही से। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। बस तू यहाँ बैठ जा और अपना काम कर ले। लेकिन अभी तो वक्त है गुरु महाराज। हैं? हाँ, वक्त तो है, ये बात मैं भूल गया था। चल ठीक है, थोड़ी देर के बाद आ जाना, लेकिन अब तो यहाँ घूम फिर, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहा और वो वापस अपनी रिहाइशगाह की जानिब चला गया। मैंने इसका ताक़ुब नहीं किया था, बल्कि मेरी निगाहें दूर दूर तक भटकने लगी थीं। तहद्दे नज़र इंसान का पता नहीं था। वैसे भी वीराने में किसी का आना बेमकसद ही हो सकता था। बहुत देर तक मैं वहाँ घूमता फिरता रहा और इसके बाद फिर वापस अपने इस्तेखाने में पहुँच गया। यहाँ आने के बाद पहली बार बाहर निकला था। बदन को एक अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा था। बाहर तौर अब जो कुछ शुरू कर दिया था इससे दूर हटना तो मुनासिब नहीं था। हालांकि कभी कभी अंदर से दिल ये कहता था, भाग जाओ यहाँ से, लानत भेजो चची जान और रियाज खान पर। दुनिया बहुत वसी है, देखूंगा इस दुनिया में क्या है। लेकिन खुद ही बहुत से एहसासात दिल में आ जाते थे। क्या देखूंगा इस दुनिया में, सिवाय इसके कि मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी हासिल कर ली। ये कोई जिंदगी होगी? मैं अब बहुत बदल चुका था। जमाना देख लिया था मैंने। अलियास भाई का पता नहीं किया होगा, क्या कर रहे होंगे। जो किया इसका फल पाया। दुनिया के साथ फरेब करते रहे थे। फरेब की ज़िंदगी कब तक गुजारी जा सकती है। फिर मुकर्ररा वक्त पर मैं इस जगह पहुंच गया जहां मुझे जाप करना था। जो कुछ राधन लाल ने मुझे बताया था वो मुझे अच्छी तरह याद था।
चुनाचा जब सूरज छुपा तो मैं इस दरख्त के नीचे जा बैठा। 271 दफ़ा वो अल्फाज पढ़ना थे। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तेज़ रफ्तारी का मुज़ाहरा करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे में ये काम कर लूँगा। लेकिन राधन लाल ने यह भी कहा था कि जब तक चांद न निकले मैं यहाँ से ना उठूं। इसलिए जो कुछ भी करना था आहिस्ता आहिस्ता इस वक्फे के दौरान करना था। लेकिन ये वक्फा भी खासा तवील था। फिर जब चारों तरफ अंधेरा फैल गया तो मैंने इस जाप को पहली दफ़ा दोहराया। मैं आंखें खोले बैठा हुआ था और वो अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुंह से निकल रहे थे जिनका मुझे मफ़हूम नहीं मालूम था। मैंने महसूस किया कि एक बार फिर मेरे अंदर एक गर्मी सी पैदा हो गई है। मेरा दिल सीने में फड़फड़ा रहा है, लेकिन मैंने अपनी हर कैफियत को नज़रअंदाज कर दिया। 7 मरतबा ये जाप पढ़ने के बाद एक बार फिर मैं मुतमईन हो गया और इसके बाद ज़्यादा एहतिमाम से मैंने इसका आगाज़ कर दिया। मेरी निगाहें अब भी चारों तरफ भटक रही थीं। हर चंद के अंधेरा फैल गया था, लेकिन बहरहाल मेरी आंखें तारीकी में भी देख सकती थीं। सामने वाले दरख्त पर चिड़िया का एक घोंसला नज़र आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी और अपने घोंसले में जा बैठी थी। मैं इन परिंदों के बारे में सोचने लगा। क्या आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़ज़ाओं में बसेरा करते हैं। जब दिल चाहा अपनी जगह से परवाज़ की और जहाँ दिल चाहा पहुँच गए। लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर कितने बोझ हैं। इसे अपनी कोशिशों, अपनी काविशों से घर बनाने पड़ते हैं और इसके बाद न जाने ज़िंदगी के कैसे कैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। बड़ा फ़र्क है इन परिंदों और इंसानों की ज़िंदगी में। तब ही मेरे जहन में एक और ख्याल भी आया। परिंदों की ज़िंदगी तो बहुत ही मुख्तसर होती है। तेज़ हवा चलती है तो इनके घोंसले उड़ जाते हैं और वो दरख्तों से टकरा कर मर जाते हैं। इसके अलावा हर छोटे परिंदे को बड़ा परिंदा शिकार कर लेता है। इन्हीं ख्यालात में वक्त गुजर रहा था और ज़बान से जाप के अल्फाज निकल रहे थे। फिर पहले दिन का जाप पूरा करके जब चांद ने आसमान पर सर उभारा तो मैं वहाँ से उठकर अपनी रिहाइशगाह की जानिब चल पड़ा। मैं रिहाइशगाह की सीढ़ियाँ तय कर ही रहा था कि अचानक ही कहीं से एक निस्वानी चीख मेरे कानों में उभरी। कोई औरत दिलदोज अंदाज से चीख रही थी। मेरे दिल में एकदम तजस्सुस पैदा हो गया। लेकिन फिर गुरु राधन लाल के अल्फाज का ख्याल आया कि यहाँ जो कुछ भी हो इसकी तरफ से आंखें और कान बंद ही रखना। एक बार फिर दिल ने अंदर से बगावत की कि कम अज़ कम देखूं तो सही कि कौन मुसीबत में है। लेकिन दो ही बातें थीं, या तो अपने दिल की बात मान लेता या राधन लाल की बात मान लेता। चुनाचा मैंने खामोशी से अपनी रिहाइशगाह की जानिब रुख किया और तय खाने में पहुंच गया। लेकिन यह एहसास मेरे दिल में बहुत देर तक तड़पता रहा था कि चीखने वाली औरत कौन थी और इस पर क्या बीत रही थी। लेकिन दूसरे दिन जब सूरज निकल आया और मैं अपने मामूलात से फारिग हो गया तो मैंने राधन लाल को तलाश किया। इसने वैसे भी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और कह दिया था कि मैं जहाँ चाहूँ घूम फिर सकता हूँ। हालांकि इस दौरान मैंने अपनी इस रिहाइशगाह में ही गुजारा था और जानबूझकर बाहर नहीं निकला था। बस अपने शहर में गिरफ्तार था और इसी कशमकश का शिकार कि जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मुनासिब है या नहीं। लेकिन अब जब मैंने एक दिन का जाप कर लिया था तो फिर ये मेरा आखिरी फैसला हो गया था कि अब मुनासिब और नामुनासिब का तस्वर ज़हन से निकाल दिया जाए और सिर्फ वो किया जाए जो मैं शुरू कर चुका हूँ। राधन लाल मुझे एक ऐसी जगह मिला जो एक खुला हुआ इलाका था और मैंने यहाँ एक और मंजर देखा। इस वक्त यहाँ 8-9 अफराद मौजूद थे और बड़े अदब से बैठे हुए थे। राधन लाल एक चौकी पर बैठा इन्हें कुछ बता और समझा रहा था। मैंने इसे मसरूफ़ देखकर बाहर कदम नहीं निकाले और पीछे ही रह गया। वो लोग बड़ी अकीदत से राधन लाल की बातें सुन रहे थे। फिर खासी देर तक मैं राधन लाल का जायज़ा लेता रहा और इसके अकीदतमंदों को भी देखता रहा। एक एक करके वो लोग उठना शुरू हो गए और फिर इन्होंने अपनी जेब से चीज़ें निकाल कर रखना शुरू कर दी। ये नोट थे, खाने पीने की अशियाँ थीं और ऐसे ही दूसरी चीज़ें जो राधन लाल की नज़र करना चाहते थे। राधन लाल ने उल्टा हाथ ऊपर उठाया और इसे सीधा करके इन लोगों को जाने की इजाज़त दी। तब वो लोग बाहर निकल गए और राधन लाल अपनी जगह से उठ गया।
پھر اسی وقت میں عقب سے نکل کر رادن لال کے سامنے پہنچ گیا اور رادن لال نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تو پہلے دن کا جاپ کر چکا ہے؟ تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ ہاں گرو مہاراج۔ اچھا چل یہ چیزیں اٹھا، پھل وغیرہ الگ کر لے، نوٹ سمیٹ لے، انہیں ایک جگہ کر کے میرے حوالے کر دے۔ اصل میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ میں نے کوئی چیلا نہیں بنایا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی، لیکن تو جانتا ہے کہ ایرے غیرے کو کوئی علم نہیں دیا جاتا۔ یہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ تو نے مجھ سے وہ حاصل کر لیا جو اچھے نہ حاصل کر سکے۔ یہ چیزیں اٹھا لے۔ میں نے رادن لال کی ہدایت پر عمل کیا، پھل وغیرہ سمیٹ کر ایک جگہ کر دیے۔ رادن لال بولا، لے اب اس میں سے جو کچھ بھی تیری پسند ہو اٹھا لے، لیکن اپنی رہائش گاہ میں جا کر ہی ان کو کھانا پینا۔ آج سے یہ بھی کیا کر تو، یہ لوگ روزانہ نہیں آتے، 3 دن کے بعد آتے ہیں۔ چنانچہ آج سے تیسرے دن تو پھر اسی وقت یہاں آ جانا تاکہ یہ تمام چیزیں سمیٹ لے۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے گرو مہاراج۔ ہاں پوچھو۔ رات کو جب میں جاپ کر کے واپسی لوٹا تھا تو مجھے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ رادن لال نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، ہاں تو پھر؟ میرا مطلب ہے کون تھی وہ، جبکہ یہاں تو دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ رادن لال چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کچھ سمے گزار لے، اس کے بعد تجھے یہ سب کچھ بھی معلوم ہو جائے گا۔ تجھے ہمارے ہر کام میں شریک ہونا ہوگا، تو اس کی بالکل چنتا نہ کر۔ وہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں تھی۔ دیکھ ابھی بہت کم وقت گزارا ہے تجھے، یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو چکی تو ابھی اس پر دھیان مت کرنا، اور اگر ایسی چیخیں تجھے دوبارہ بھی سنائی دیں تو اس کی فکر نہ کرنا۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا، لیکن میرے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی تھی۔ رادن لال نے حتمی طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ میں ایسی باتوں پر نظر نہ رکھا کروں۔ مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرنا تھا، کیونکہ باہر طور اس سے کچھ سیکھ رہا تھا، لیکن اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کیسی چیخیں تھیں۔ بہرحال جو پھل وہاں سے اٹھا کر لایا تھا انہیں کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر دوسری رات بھی میں نے جاپ شروع کیا۔ پھر تیسری رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سامنے والے درخت پر جو رنگین چڑیاں تھیں اور جنہیں میں نے اب دن میں بھی آ کر دیکھا تھا، وہ بے حد خوبصورت تھیں۔ اسی وقت جب میں جاپ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ درخت کی اوپری شاخ سے ایک سانپ نیچے اتر رہا ہے۔ میں جاپ کر رہا تھا، لیکن کالے ناگ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل کو خوف کا ایک احساس سا ہوا۔ اگر یہ اتر کر میرے پاس آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے دل میں سوچا اور اس کے بعد اس احساس کے ساتھ خاموش ہو گیا کہ گرو رادن لال نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اپنی جگہ نہ چھوڑنا، ہو سکتا ہے یہ سانپ مجھ تک نہ پہنچے۔ لیکن میری نگاہیں سانپ پر جمی رہیں۔ سانپ آہستہ آہستہ نیچے اترا، تھوڑی دیر بعد اس گھونسلے کے قریب رک گیا۔ پھر میں نے سانپ کو اپنا پھن گھونسلے میں داخل کرتے دیکھا، اور چند لمحوں کے بعد جو منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا اس نے میرا دل تڑپا دیا۔ وہ رنگین اور حسین چڑیا سانپ کے منہ میں دبی ہوئی پر پھڑ پھڑا رہی تھی، اور سانپ اسے منہ میں دبائے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چڑیا پھڑ پھڑاتی رہی، میرا دل سینے سے نکل پڑ رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ کسی طرح اس سانپ کو ہلاک کر کے اس چڑیا کو آزاد کرا دوں، لیکن رادن لال کے الفاظ بھی میرے ذہن میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ چڑیا کو چٹ کر گیا، اور پھر دوبارہ اس نے پھن اندر ڈالا اور دوسری چڑیا نکال لی۔ اسے بھی ہلاک کرنے کے بعد سانپ نے اپنی منزل کی جانب رخ کیا اور درختوں کی شاخوں میں گم ہو گیا۔ حسین چڑیوں کا گھونسلہ خالی ہو گیا تھا، اور نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک دکھ کا احساس تھا۔ کتنی سکون کی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن اب ان کا وجود مٹ گیا۔ ایک دشمن انہیں کھا گیا تھا۔ سانپ اپنی جگہ سے غائب ہونے کے بعد پھر نظر نہیں آیا، اور میں اطمینان سے اپنا جاپ پورا کرتا رہا، یہاں تک کہ چاند نے سر ابھارا اور میں نے جاپ ختم کر کے اپنی جگہ کی راہ لی۔ آج مجھے کوئی چیخ نہیں سنائی دی تھی۔ پھر اسی طرح یہ جاپ کرتے ہوئے مجھے
5वां दिन आ गया। इस दौरान अजीब व गरीब हालात पेश आए थे। वैसे जाप करने के वक्त के लिए मैंने एक डंडा अपने साथ ले लिया था। अगर सांप मेरी तरफ आए तो इससे कम अज कम इस दरख्त की छांव के नीचे ही निपट सकूं। मूजी का क्या भरोसा, कब किस तरह निकल आए। खैर जनाब, ये वाकयात गुजरते रहे तो मैं 5वें दिन का तज़किरा कर रहा था। मौसम खुशगवार था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और आज ये खतरा था कि शायद चांद नज़र ना आए, लेकिन बहरहाल एक तयन हो गया था। चांद अगर बादलों की वजह से नज़र ना भी आया तो क्या हो सकता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों रात गुजरती गई बादल छटते चले गए और चांद पूरी आबोताब के साथ निकल आया। फिजा में चारों तरफ रोशनी फैल गई। मैं अपने जाप के आखिरी मराहिल से गुजर रहा था कि कहीं से एक बिल्ली मेरे सामने मियाओ मियाओ करती हुई आ गई। वो दरख्त की छांव के इस तरफ मेरी जानिब रुख करके बैठ गई। मैं चंद लम्हों के लिए रुक गया और इस बिल्ली को देखने लगा जो न जाने मुझसे क्या चाहती थी। वो 3 बार मुंह से मियाओ मियाओ की आवाज़ें निकाल चुकी थी। बहुत खूबसूरत बिल्ली थी। मैं इसे देखकर मुस्कुराता रहा, न जाने क्या समाई है इसके दिल में। लेकिन फिर वो खौफनाक लम्हा आ गया जिसने मेरी रूह तक को लर्जा दिया। इसी सामने वाले दरख्त से जिस पर मैं चिड़ियों का वो घोंसला देखता था और अब वो घोंसला वीरान देखकर मेरे दिल को दुख होता था। अचानक ही एक कद आवर बिल्ले ने छलांग लगाई। काले रंग का ये बिल्ला बड़ी लंबी छलांग भरकर बिल्ली पर आ कूदा था। बिल्ली अपनी जगह से उठकर भागी और बिल्ला गुर्राता हुआ इसके पीछे दौड़ा। मैंने हैरत से देखा, वो बिल्ला आम जिसामा से कहीं ज्यादा था और बहुत तंदुरुस्त और तवाना मालूम होता था। देखते ही देखते इसने बिल्ली पर झपट्टा मारा और इसकी गर्दन अपने दांतों में दबोच ली। मेरे हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। मैंने डंडे को मुट्ठ में पकड़ लिया और एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उठकर खड़ा हो जाऊं और इस खूबसूरत बिल्ली को बचाऊं जो अब बिल्ली के जबड़ों में दबी हुई तड़प रही थी। जमीन पर अच्छा खासा हंगामा हो रहा था। बिल्ला इस बिल्ली को भंबोड़ रहा था और देखते ही देखते बिल्ली खून में निहा गई। बिल्ले ने इसकी टांगें चबा ली और थोड़ी देर के बाद वो इसके पूरे बदन को चट कर गया। बिल्ली को इसने तरोड़ मरोड़ कर रख दिया था और अब जमीन पर खून के छींटों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। काले बिल्ले का मुंह खून से रंगीन हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने ये महसूस किया कि इसकी जिसामत पहले से भी कुछ बढ़ गई है। बिल्ली को हजम करने के बाद वो लंबी जुबान निकाल कर अपने मुंह पर लगा खून चाटने लगा। तभी इसकी गोल गोल खौफनाक आंखें मेरी जानिब उठ गईं और वो इस तरह ठिठक कर रुक गया जैसे पहली बार इसने मुझे देखा हो। न जाने क्यों मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ने लगी। बिल्ले की आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने शिकार को ताक रहा हो। फिर वो दबे कदमों मेरी जानिब बढ़ने लगा और मेरे औसान खता हो गए। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ रहा था और मैं हाथ में डंडा संभाले उठता जा रहा था। अगर इसने मुझ पर हमला किया तो जाहिर है मुझे इससे जंग करनी है। फिर बिल्ला दरख्त की छांव के इस हिसार के करीब आ गया जिससे बाहर निकलने की मुझे ममानियत थी और अब इसके सिवा और कोई चारा कार नहीं था कि मैं इससे मुकाबला करूं। लेकिन इस वक्त भी मैंने अपने होशो हवास नहीं खोए थे और ये सोच रहा था कि बिल्ला अगर अंदर आ गया तो इस हिसार के अंदर ही अंदर मैं इससे जंग करूंगा। लेकिन बिल्ला अंदर दाखिल नहीं हुआ था। बिल्ला इस तरह मुझे ताकता रहा जैसे मौका मिलते ही मुझे भी बिल्ली की तरह चीर फाड़ कर चट कर जाएगा। बिल्ली को इसने जिस वहशियाना अंदाज में चबा डाला था वो अब भी मेरे जहन में नक्श था और मेरा बदन इसे देखकर हल्के हल्के कांप रहा था। बिल्ला तकरीबन 2 या 3 मिनट तक वहां खड़ा रहा। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि चांद निकल आया है और मुझे अपना जाप ख़त्म कर लेना चाहिए। वैसे भी सिर्फ चंद बार की बात रह गई थी। चुनाचा मैं अपनी जगह बैठ गया, लेकिन डंडा अब भी मैंने अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखा था। यहाँ तक कि मैंने अपना जाप पूरा किया और जैसे ही मेरे जाप की आखिरी लाइन ख़त्म हुई मैं डंडा लेकर इस बिल्ले के पीछे दौड़ा। इसने एक लंबी छलांग लगाई और भागकर दरख्त पर चढ़ गया। मैं तकरीबन 2 या 3 मिनट तक दरख्त के नीचे खड़ा रहा था और इसके तने को डंडे से बजाता रहा था
کہ آ کم بخت نیچے تو آ، میں تجھے دیکھ لوں۔ اب میرے دل سے نہ جانے کیوں خوف نکل گیا تھا۔ بلے پر میرا غصہ بہت شدید ہو گیا تھا۔ یہ درخت ہے ہی نحوست کی جڑ، اس کم بخت پر ساری نحوست خون خار بلائیں ہی رہتی ہیں۔ وہ سانپ اور وہ بلا، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بلا درختوں کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا ہو۔ بہرحال دیر تک میں درخت پر ڈنڈے برساتا رہا، لیکن بلے نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کی آنکھیں کہیں چمک رہی تھیں، جبکہ میں ان کی تلاش میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت پر چڑھ کر اسے تلاش کروں، لیکن پھر اپنی اس دلیری کو خود ہی اپنے سینے میں دبا لیا کہ کیا فائدہ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، وہاں سانپ بھی ہے۔ اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ دوبارہ جب بھی وہ نظر آیا میں اس پر ڈنڈا پھینک کر مار دوں گا، لیکن یہ بھی ایک غلط طریقہ کار تھا۔ میرے ہاتھ سے اگر ڈنڈا نکل گیا تو شاید صرف ہاتھوں سے میں اس کا صحیح طور پر مقابلہ نہ کر پاؤں، ورنہ وہ مجھے زخمی کر دے گا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں سرسراہٹیں محسوس ہوئیں اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بار پھر میرے روگنڈے کھڑے ہو گئے تھے۔ انسان اپنی وحشت، اپنے خوف پر بڑی مشکل ہی میں قابو پا سکتا ہے۔ بلا آہستہ آہستہ میرے پیچھے چلا آ رہا تھا اور مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے حلق سے ایک دھاڑ نکالی اور پلٹ کر بلے کی جانب دوڑا، لیکن وہ میرے پلٹتے ہی پھر بھاگ گیا تھا۔ میں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ کم بخت بھاگ کر پھر درخت پر چڑھ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ لعنت ہے اس پر، اب مجھے اپنی رہائش گاہ میں پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس پلٹا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ لیکن آج پھر میرا دل رس گیا تھا۔ وہ نسوانی چیخیں آج پھر سنائی دے رہی تھیں، لیکن آواز بدلی ہوئی تھی۔ وہ آواز نہیں تھی جو میں نے پہلے سنی تھی۔ کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، نہیں تمہیں بھگوان کا واسطہ، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، دیکھو مان لو میری بات، دیکھو دیکھو۔ اور پھر یوں لگا جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔